नमस्कार, मैं अनिल मिश्र मीना। आज का हमारा टॉपिक है जीव संख्या पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी। जनसाधारण के लिए जनसंख्या शब्द अपन यूज करते हैं नॉर्मली, और इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। जैविक दृष्टि से जीव समष्टि या पॉपुलेशन विभिन्न पौधे तथा प्राणियों का एक समूह मात्र है। यह समूह एक विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित एक ही प्रजाति या एक दूसरे से संबंधित प्रजातियों का होता है। मतलब जीव समष्टि या पॉपुलेशन से मतलब यह है कि एक विशेष क्षेत्र के अंदर एक प्रजाति या उनसे संबंधित अन्य प्रजातियों का जो समूह पाया जाता है, उनकी संख्या को हम जीव संख्या या जनसंख्या कहते हैं। Population is an assemblage of organisms, plant or animals which belong to a single species or to several closely related species occupying a particular area. ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कई और वैज्ञानिकों ने भी डेफिनेशन दी से वीने एडवर्ड ने कहा है कि पॉपुलेशन एक स्वयं नियंत्रित तंत्र है। पॉपुलेशन इज ए सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम। रूट ने कहा है कि जीव समष्टि मूलभूत इकाइयों के सदस्यों का संगठन मात्र है जिसका वातावरण के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है तथा जो प्राकृतिक स्रोतों के समान रूप से उपयोग में लेते हैं। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट विच हैज डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरमेंट एंड यूटिलाइज द नेचुरल सोर्स इक्वली। इस प्रकार डिफरेंट वैज्ञानिकों ने डिफरेंट परिभाषाएं दी है। इस पर क्रेब ने भी कहा है कि एक ही समय में एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सामाजिक प्रजातियों का समूह जीव समष्टि कहलाता है। या पॉपुलेशन इज सम ऑफ मेंबर्स ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ए कैपेसिटी टू ट्रांसमिट जेनेटिकल कैरेक्टर बाय रिप्रोडक्शन टू कीप कम्युनिटी ऑफ द स्पीशीज। इस प्रकार डिफरेंट वैज्ञानिकों ने पॉपुलेशन की डिफरेंट स्पीशीज दी है। अब क्लार्क ने पॉपुलेशन को दो टाइप्स या दो प्रकारों में बांटा। पहली टाइप होती है मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन या एक प्रजातीय जीव समष्टि। दूसरी पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन या बहुप्रजातीय जीव समष्टि। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन वह होती है जिसमें सभी सदस्य एक ही प्रजाति के हो। मतलब किसी पॉपुलेशन में सभी सदस्य एक ही प्रजाति के हो तो वो कहलाती है मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। इसी प्रकार अगर पॉपुलेशन में सभी सदस्य अलग अलग प्रजाति के हो तो वह टाइप कहलाता है पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन या बहुप्रजातीय समष्टि, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की विशेषताओं की। थॉमस पार्क के अनुसार एक पॉपुलेशन में अनेक विशेषताएं पाई जाती है। प्रत्येक पॉपुलेशन में अपनी अलग पहचान होती है तथा यह पहचान पॉपुलेशन की संरचना एवं संगठन से उत्पन्न लक्षणों द्वारा दर्शाई जाती है। इनकी जो मुख्य विशेषताएं होती है जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड, बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक फैक्टर, पॉपुलेशन साइज रेगुलेशन, पॉपुलेशन डिस्पर्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम इनको तब वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्र अथवा प्रति इकाई आयतन में उपस्थित प्रजाति विशेष के सदस्यों की संख्या समष्टि घनत्व कहलाते हैं। मतलब एक इकाई आयतन या एक स्पेसिफिक आयतन में किसी जीव की जो संख्या पाई जाती है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जैसे कि अपन इंसानों के अंदर देखते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पाए, दिल्ली के अंदर पाई जाती है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में लाखों लोग रहते हैं, हजारों लोग रहते हैं, हजारों लाखों लोग रहते हैं। तो यह पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी भी दो प्रकार की होती है, क्रूड डेंसिटी या अपरिष्कृत घनत्व। क्रूड डेंसिटी या अपरिष्कृत घनत्व। दूसरा इकोलॉजिकल डेंसिटी या पारिस्थितिकी घनत्व। अपरिष्कृत घनत्व या क्रूड डेंसिटी होती है प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित सजीवों की अपरिष्कृत संख्या अपरिष्कृत घनत्व कहलाती है। जैसे अपन सिंपली बोलते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल ने बताया कि प्रति किलोमीटर अगर 10,000 लोग पाए जा रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर अगर 10,000 लोग पाए जा रहे हैं तब वह क्रूड डेंसिटी या अपरिष्कृत घनत्व पाए जाते हैं। या प्रति वर्ग मीटर इतने जीव पाए जा रहे हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर इतने बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, तो यह उसकी जो डेंसिटी है यह कहलाती है अपरिष्कृत घनत्व या क्रूड डेंसिटी। दूसरी आती है इकोलॉजिकल डेंसिटी या पारिस्थितिकीय घनत्व। एक पॉपुलेशन के द्वारा इकाई आयतन में उपस्थित समस्त स्थल का अधिग्रहण नहीं किया जाता। जैसे कि मृदा में 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में हजारों की संख्या में सूक्ष्म आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं। इनमें से केवल एक सदस्य के द्वारा पूरा क्षेत्रफल काम में नहीं लिया जाता, बल्कि एक विशिष्ट क्षेत्र
जिसमें प्राणी वासकर्ता का ही उपयोग किया जाता है। प्राणी द्वारा उपयोग ले जाने वाला वास्तविक क्षेत्र पारिस्थितिकी घनत्व, आवासीय घनत्व या हैबिटेट डेंसिटी कहलाता है। इसके कहने का मतलब है कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म या जीव हो, हम जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने हजार मनुष्य पाए जा रहे हैं, तो मनुष्य पूरे प्रति वर्ग किलोमीटर का यूज नहीं कर रहा, वो उसमें एक स्पेसिफिक या विशेष क्षेत्र का ही उपयोग कर रहा है। तो एक जीव जितना क्षेत्र अपने हैबिटेट या रहने के लिए यूज करता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डेंसिटी, या इसको हम पारिस्थितिक घनत्व, इसका दूसरा नाम भी है आवासीय घनत्व या हैबिटेट डेंसिटी कहते हैं। इसका जो फार्मूला नापने बनाने का है वो है कैपिटल इक्वल्स टू N/A/T। डी यहाँ डेंसिटी को, जैसे कि स्क्रीन में दिखाया गया, डी यहाँ डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, एन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए कि एक खरगोश यदि 500 खरगोश आधे वर्ग मीटर क्षेत्र में रहते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, 1000 खरगोश प्रति वर्ग मील, माफ कीजिएगा आधे वर्ग मील थे। अगर 500 खरगोश आधे वर्ग मील क्षेत्र में रहते हैं तो पूरे वर्ग मील में 1000 खरगोश रहेंगे। तो ये कहलाता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। अब बात करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इसकी हम गणना की जाए तो किस तरह गणना करते हैं, डायरेक्ट काउंट, प्रत्यक्ष गणना। इस विधि का उपयोग किसी विशेष समय में मुख्य रूप से बड़े आकार के प्राणियों की गणना में किया जाता है। मतलब डायरेक्ट काउंटिंग की जाती है प्रत्येक, जैसे हम जंगली जीवों की गणना करते हैं, शेरों की गणना करते हैं, हर जीव की अलग अलग गणना की जाती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट काउंटिंग। सेकंड होती है रैंडम सैंपलिंग। इस विधि में एक कई प्रतिदश या सैंपल का चयन किया जाता है, प्रत्येक प्रतिदश के प्रति इकाई आयतन में जीवों की गणना की जाती है। प्रत्येक प्रति चयन इकाई के रैंडम सैंपलिंग लिया जाता है, प्रति चयन सैंपल की गणना करके औसत संख्या निकाली जाती है। मतलब किसी जीव की अपने को गणना करनी है एक क्षेत्र की, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े सैंपल के रूप में ले ली जाती है और वहां पे जीवों की संख्या काउंट कर ली जाती है तथा उन सबका फिर औसत निकाल दिया जाता है। इसको हम कहते हैं रैंडम सैंपलिंग। तीसरी टाइप होती है कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड या अंकन व पुनः पकड़ने की विधि। इस विधि का उपयोग तेज गतिशील प्राणियों को गणने में किया जाता है। जैसे किसी एक पॉपुलेशन में 100 प्राणियों को पकड़ा गया तथा उसको वापस मार्क करके उनको छोड़ दिया गया, कुछ दिनों के बाद वापस से 100 प्राणियों को पकड़ा जाता है, तो उनमें से जो मार्क पॉपुलेशन की संख्या काउंट की जाती है। इसका एक फार्मूला होता है x/100 = 100/20। मतलब हमने 100 प्राणी पकड़े, उनको मार्क करके वापस छोड़ दिया। अब महीने भर बाद हमने दूसरे वापस 100 एनिमल को पकड़ा, उन 100 एनिमल्स में से 20 वो एनिमल्स थे जिनको हमने पिछली बार मार्क किया। तो हम टोटल पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे, तो उसका फार्मूला हुआ संपूर्ण संख्या x/ कुल अंकित जंतु = पुनः पकड़े गए जंतु पुनः पकड़े गए जंतु में अंकित जंतु। तो इसका फार्मूला हुआ x/100 = 100/20। तो इसका हम निकालते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x बराबर 50। ये इसका फार्मूले में क्लियर देखा गया। तो इसको हम कहते हैं अंकन व पुनः पकड़ने की विधि या कैप्चर एंड रिकैप्चरिंग मेथड। इसी प्रकार एक और मेथड होता है पीटरसन की बंधक एवं चिन्हांकन विधि, टैगिंग एंड मार्किंग मेथड ऑफ पीटरसन। कुछ सदस्यों को बंधक बनाकर उन पर स्पष्ट चिन्ह लगाकर उन्हें फ्री कर देते हैं। निश्चित अंतराल के पश्चात उन समष्टियों से पुनः पकड़ा जाता है, इनमें से चिन्हांकित व बिना चिन्हांकित वाले प्राणियों की गणना की जाती है। ये भी उसी टाइप का मेथड है। कुछ एनिमल्स पकड़ते हैं, उनको मार्क कर देते हैं, वापस छोड़ते हैं। दूसरे कुछ समय बाद उसको वापस कुछ एनिमल्स पकड़ते हैं, उनमें से मार्क्स एनिमल की गणना की जाती है। तो इसका फार्मूला होता है पकड़े गए नमूने में चिन्हांकित प्राणियों की संख्या अपन पुनः झुंड में पकड़े गए प्राणियों की संख्या = संपूर्ण जीव संख्या योग में चिन्हित प्राणी अपॉन संपूर्ण जीव संख्या। इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल ली जाती है। पांचवा है सैंपल प्लॉट मेथड। यह सबसे सरल व प्रचलित मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इस विधि में किसी क्षेत्र में जीव संघनत्व किसी ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए संपूर्ण क्षेत्र को बराबर क्षेत्रफल वाले प्लॉट में बांटा जाता है। मतलब एक क्षेत्र को बराबर टुकड़ों के कई प्लॉट में या टुकड़ों में बांटे जाते हैं। सामान्यतः उसमें से 4 कॉर्नर, एक जो केंद्र का प्लॉट है उसमें प्राणियों की गणना की जाती है तथा इनका औसत निकाल के संपूर्ण वर्ग क्षेत्र का औसत निकाल लिया जाता है। मतलब मान लो 1 वर्ग किलोमीटर का हमने क्षेत्र लिया, उसमें से हम 100 वर्ग किलोमीटर के 10 प्लॉट मान लेंगे, उनमें से कोने के चारों और बीच का
जो प्लॉट है उसमें हम जंतु की गणना कर लेंगे, उन सबका औसत निकाल लेंगे, इस प्रकार से हमें एनिमल डेंसिटी मिल जाएगी। तो ये कुछ टाइप होते हैं जिससे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। इसका दूसरा लक्षण है बर्थ रेट या नेटिलिटी या जन्म दर। एक पॉपुलेशन के द्वारा प्रति इकाई समय में उत्पन्न किए गए सदस्यों की औसत संख्या जन्म दर कहलाती है। मतलब इकाई समय में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, वही जन्म दर कहलाती है। यह भी दो टाइप की होती है, उच्चतम या कार्यकीय फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी एंड रियलाइज नेटिलिटी या वास्तविक जन्म दर। वास्तविक जन्म दर, सबसे पहले उच्चतम या कार्यकीय जन्म दर देखते हैं। तो ये कहलाती है आदर्श परिस्थितियों में प्रति इकाई समय में उत्पन्न नए सदस्यों की सर्वाधिक संख्या फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी कहलाती है। मतलब आइडियोलॉजिकल या आदर्श परिस्थितियों में प्रति इकाई समय में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल नेटिलिटी या कार्यकीय जन्म दर या उच्चतम जन्म दर। दूसरी होती है वास्तविक दर, रियलाइज नेटिलिटी। इसके लिए हम कहते हैं एक निश्चित समय में उत्पन्न नए सदस्यों की वास्तविक संख्या वास्तविक जन्म दर कहलाती है। वह तो आदर्श परिस्थितियों, मतलब फूड मिल रहा है, शेल्टर अच्छा, आदर्श परिस्थितियों में जो बच्चे पैदा होते हैं, हम जानते हैं आदर्श परिस्थितियों में ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, तो इसलिए हम उनको उच्चतम दर कहते हैं। परंतु ये एक आदर्श स्थिति नहीं होती, हमेशा किसी जीव के लिए आदर्श स्थिति बना रहे संभव नहीं है। ऐसी कंडीशन में रियलाइज नेटिलिटी वो होती है जिसमें एक निश्चित समय में बच्चे जो उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है कैपिटल B इक्वल टू NN/T, या B नेटिलिटी रेट या बर्थ रेट है, NN है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड बाय नेटिलिटी, और T बराबर टाइम ऑफ यूनिट होती है। इसके बर्थ रेट को 3 कारकों या 3 फैक्टर से डिसाइड होती है। पहला कारक प्रत्येक काल में उत्पन्न नवजातों की संख्या, दूसरा कारक होता है प्रथम या द्वितीय प्रजनन घटना के मध्य का समय, तीसरा प्रथम प्रजनन के समय एज। ये 3 घटना होते हैं जो बर्थ रेट को आइडेंटिफाई करते हैं, बर्थ रेट को प्रभावित करते हैं। जन्म दर या मृत्यु दर के अनुपात को हम प्रति 100 जन्म के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसको हम प्राणभूत संकेत या वाइटल इंडेक्स कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाइटल इंडेक्स। ये प्रति 100 जन्म के द्वारा दर्शाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वाइटल इंडेक्स क्या होता है? रेशो बिटवीन मोर्टेलिटी रेट एंड नेटिलिटी रेट। रेशो बिटवीन नेटिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। तीसरा फैक्टर होता है इसकी मृत्यु दर या मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, मिनिमम मोर्टेलिटी एंड एक्चुअल मोर्टेलिटी। न्यूनतम मृत्यु दर, वास्तविक मृत्यु दर। मिनिमम मोर्टेलिटी होती है आदर्श परिस्थितियों में आयु के साथ साथ होने वाले कार्य परिवर्तनों के कारण होने वाले मृत्यु, यह न्यूनतम मृत्यु दर कहलाती है। अगर आदर्श परिस्थितियों में कोई मौत होती है, अगर फूड अच्छा मिल रहा है, हेल्थ अच्छी है, तो मतलब प्राणी बहुत लंबी उम्र जिएगा, यानी कि मोर्टेलिटी रेट कम होगी, इसलिए इसको हम न्यूनतम मृत्यु दर भी कहते हैं। परंतु आदर्श परिस्थितियां हमेशा रहती नहीं है, तो इसीलिए एक्चुअल डेथ रेट हम ज़्यादातर देखते हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशन में इकाई समय के अंदर मरने वाले जीवों की संख्या, ये क्या कहलाती है, एक्चुअल डेथ रेट। पॉपुलेशन में प्राणियों की मृत्यु दर को हमेशा उत्तरजीविता वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब पॉपुलेशन में किसी एनिमल्स की जो डेथ रेट होती है उनको हम सर्वाइवल कर्व द्वारा या उत्तरजीविता वक्र द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि आगे ये दिखाया गया है। ये कर्व रेट है, इसको वापस स्टडी करेंगे, कुछ बताएंगे। यह सतत चक्र ये 3 प्रकार का होता है, सतत वक्र या सीधा वक्र। सभी प्रकार के आयु में मृत्यु दर नियत हो तो वक्र दर सीधा प्राप्त होता है, जैसे हाइड्रा पक्षियों में और चूहों में। जैसे डायग्राम में बीच में देखा गया, बीच की जो बिल्कुल सीधा कर्व आ रहा है, इसको हम कहते हैं सतत वक्र या सीधा वक्र। इसमें मृत्यु दर नियत होती है। दूसरा टाइप होता है उत्तल वक्र या कॉन्वेक्स वक्र। जब प्राणी अपना संपूर्ण जीवन काल व्यतीत करते हैं तथा वृद्ध आयु में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वक्र हमें उत्तल या कॉन्वेक्स प्राप्त होता है। एग्जाम्पल मनुष्य, खरगोश, मृग, जैसे कि इसमें ये दिखाया गया है, एक बिल्कुल वर्ग उत्तर वर्ग में दिखाया गया है। इसके अंदर मतलब वो जीव अपनी पूरी एज प्राप्त करके बिल्कुल बूढ़ा होके मरता है। तीसरा होता है अवतल वक्र या कॉनकेव कर्व। जब प्राणी अपना संपूर्ण जीवन काल व्यतीत नहीं कर पाते और अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, तब वक्र में कॉनकेव प्राप्त होता है, जैसे सीपिया और मछलियों में, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। जो नीट में कॉनकेव अवतल रूप से जो वक्र जा रहा है उसको हम अवतल वक्र या कॉनकेव वक्र कहते हैं। उत्तरजीविती वक्र का महत्व की बात की जाए
तो एक विशिष्ट प्रजाति के उत्तरजीवित वक्र के अध्ययन के पश्चात निम्न निष्कर्ष सामने आते हैं। इस वक्र द्वारा उस काल का निरूपण होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर होती है, मतलब इसके द्वारा हम मृत्यु दर को माप सकते हैं। इस वक्त मृत्यु दर में कमी या वृद्धि का निरूपण है। पॉपुलेशन के आकार पर प्रभाव पड़ता है, मतलब अगर मृत्यु दर में और जन्म दर में अगर कमी ज़्यादा कम हो रही है तो उससे पॉपुलेशन के साइज पे भी फर्क पड़ता है। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वह विशेष लक्षण है, वह है एज डिस्ट्रीब्यूशन या आयु वितरण। किसी भी पॉपुलेशन के सभी सदस्य समान आयु समूह वाले नहीं होते। कुछ सदस्य युवा, कुछ प्रौढ़, कुछ वृद्धावस्था वाले होते हैं। अतः जीव समष्टि में विभिन्न आयु समूह के सदस्यों का तुलनात्मक निरूपण आयु विवरण कहलाता है। मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के जो एज के जो एनिमल पाए जाते हैं उनका जो हम निरूपण करते हैं उसको हम कहते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बॉटनी ने इस आयु एज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 रूपों में रखा है। प्री रिप्रोडक्टिव एज या प्रजनन पूर्व आयु, रिप्रोडक्टिव एज या प्रजनन आयु, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज या पश्च प्रजनन आयु। प्रजनन पूर्व आयु से मतलब है वह आयु जिसमें वो जीव प्रजनन नहीं कर सकता। प्रजनन आयु से मतलब वह जीव जो प्रजनन करने में सक्षम है, मतलब कि, और पश्च प्रजनन आयु जिसका मतलब वह जीव वापस से प्रजनन करने में सक्षम नहीं है। मतलब पहला बच्चे होते हैं जो प्रजनन नहीं कर सकते, दूसरे युवा जो प्रजनन कर सकते हैं, तीसरे बुजुर्ग या वृद्ध जो प्रजनन नहीं कर सकते। इसको हम इस 3 टाइप में बांटा गया है। इसको हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो पार्ट 1 वीडियो है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे की स्टडी हम पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।